फौजी भूमराज सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण अंचल के सभी लोगों की और खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है। उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है तो यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर। इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। बीएसपी के नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और काफी समय हो गए चुनाव। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है। अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल लिया तो दवाई नहीं मिलेगी, अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये गारंटी बीजेपी की है कि आप सरकारी अस्पताल में आओगे तो आपको इलाज न मिले, इसकी गारंटी है। अखिलेश के गढ़ में अभी कुछ दिन पहले राजभर आए थे, दयाशंकर के साथ घेरने की कोशिश की। भैया वो ये भी बोले थे कि वो रात को जाकर के गुलदस्ता दे आते हैं और दिन में विरोध करते हैं। इस पर देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली स्थान वो रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, ये बीजेपी की रणनीति है। जैसे आपके चैनल में ऐड आता है बीच में, तो ये बीजेपी के लिए ऐड का काम करते हैं ये लोग। तो ऐड वाले नेता हैं ये? नहीं, ऐड वाले नहीं, रिक्त स्थान भरो, भरने वाले कि भाई कोई मुद्दा उठाना है, सपा के खिलाफ बुलवाना है, तो इनके पास एजेंट हैं। अब और शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि वो शब्द गलत हैं,
हो सकता है किसी को बुरा लगे, अपमानित महसूस करें, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री जी का जो 46 में 56 बताते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी? आपके छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, गौशालाओं में गायों की जान जा रही है। हमने कहा कि अगर आप गौ सेवा आपके दिल और दिमाग में है, अगर आप सेवा भावना है, तो बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेंगी? आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और फिर मैनपुरी जैसा जिला मंत्री दे दिए हों। आप ये बताएं टूरिज्म के लिए कौन सी बड़ी चीज़ आ गई है? भाई 2 बजट चले गए, 2 बजट चले गए कि नहीं चले 2 बजट? तो जो टूरिज्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते हैं। अध्यक्ष जी 22 जनवरी को टूरिज्म मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराया है, जैसे विधुना मार्कंडे आश्रम, अरे उसमें उन्होंने क्या बोल रहे 4-5 करोड़ हैं, क्या बोल रहे हैं वो दिए। ये क्या बोलते हैं? उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है, तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे, कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, तो जयवीर सिंह ने वो स्वीकार किया था कि निश्चित तौर से भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, तो क्या था उसमें? तो भगवान सबके हैं, भगवान एक दल एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान हमारे आपके भी हैं। अध्यक्ष जी 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला के? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस, और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो सोशलिज्म का सिद्धांत दिया, नेताजी ने दोनों को सिद्धांतों को लेकर के जो हमें रास्ता दिखाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नौकरी मिलनी थी संविधान के तहत मिल पा रही है नौकरियां? हमें किसी से कोई वो नहीं है, अपना अच्छा कार्यक्रम करिए, लेकिन क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं, तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपये महिलाओं को देने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहाँ भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो केस तो पकड़ा गया है। ये अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साऊ नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपये जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज़्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया निकला था, और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था
तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। अध्यक्ष जी फ्रीबीज की बात करते हैं, कम फ्रीबीज से का कम इत्र का जो पैसा समाजवादियों का बताया था उसका आधा पैसा भिजवा दो। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिरकार पैसे लोग कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर नोटबंदी योजना अच्छी थी, नोटबंदी के बाद काला धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो आखिरकार वो इत्र व्यापारी जो कानपुर में पकड़ा गया था उस पर 200 करोड़ रुपए निकले, और साहू जो अभी पकड़े गए हैं उनके पास निकला इतना पैसा। चुनाव में अभी तेलंगाना का था, कई 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, छत्तीसगढ़ों में आरोप लगे। तो बीजेपी 10 साल की सरकार के बाद भी इनकी सरकार में जो पॉलिसी बनी है वो ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे काला धन ज़्यादा पैदा करें लोग। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी पॉलिसी बन रही है, ऐसे अधिकारी तैनात हो रहे हैं जो लोगों को खुली छूट दे रहे हैं कि काला धन बनाओ, काला धन पैदा करो। क्या आपके ज़िले में ज़मीन का कारोबार बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके ज़िले में कोई भी ज़मीन बिना काले धन के खरीदी जाती है क्या? बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा ज़मीन मैनपुरी में खरीद रहे हैं और काला धन दे के खरीद रहे हैं। कौन किसके साथ आएगा? लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से दल थे, उनको साथ लेकर के चलेंगे। दल में क्या कांग्रेस लेकिन अजय राय कहते हैं कि हम मैनपुरी और इटावा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अरे देखिए, उनकी बात इसलिए मत करो, किसी के बारे में बात मत करो। अध्यक्ष जी आखिरी असली सवाल है जो आज जो आपने पूछा रुपए को लेकर के, तो बीजेपी के लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने छापा था और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज़्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ? अब तो सब जमा हो गया, आंकड़े भी आ गए। क्या बीजेपी इन आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज़्यादा पैसा 2000 रुपये के जमा कराए हैं? आखिरी सवाल, जो 2% जो वोट कांग्रेस को यूपी में मिला है, उसी हिसाब से सीट का बंटवारा किया जाएगा, या जिस तरीके से एमपी में देखिए, तो सपा को नदारत के रूप में देखा गया था। हर गठबंधन सम्मान से होगा। जो आपने परसेंटेज बताई उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। मतलब 5 सीट नहीं, मैं 2 सीट नहीं बोल रहा। नहीं, सीट का नंबर मत बताइए, लेकिन जितने आपने सम्मान बोला उससे ज़्यादा सम्मान दे करके सम्मानजनक गठबंधन की प्रयास किया जाएगा। मतलब आप यूपी में सीटें आप देंगे, ना कि मांगेंगे उनसे? नहीं, देखिए, यहाँ सवाल मांगने का नहीं है, यहाँ सवाल साथ लाने का है। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें सबसे ज़्यादा फौज में नौजवान भर्ती की दिक्कत है, सबसे ज़्यादा नौजवान। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था से सीमा की रक्षा नहीं हो सकती। अगर सीमा की रक्षा करनी है तो हमें पुरानी जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जब तक हमें पक्की नौकरी नहीं मिलेगी और पक्की नौकरी नौजवानों को नहीं देंगे, पक्की नौकरी देकर के भर्ती नहीं पहनाएंगे, तब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। अगर सीमाएं सुरक्षित चाहते हैं तो हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देकर के पुरानी जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जब भी 24 में समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनाने के लिए जाएगी तो पुरानी जैसी व्यवस्था थी फौज की, उस तरह की लागू कर